We will discuss in chemical bonding and molecular structure some of the topic like lattice enthalpy and some of the bond parameters like bond length, bond enthalpy, bond angle, and the bond order. So first is the lattice enthalpy. So what is the definition of lattice enthalpy? It is ionic enthalpy of an ionic solid is defined as the energy required to completely separate 1 mole of solid ionic compound into gaseous constituent ion. पहली बात तो व्हाट इज लैटिस. लैटिस का मतलब होता है वो आयनिक क्रिस्टल. लैटिस मीन्स क्रिस्टलाइन सॉलिड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड लैटिस. उसके एक यूनिट स्ट्रक्चर को अगर हम उठाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लैटिस कहते हैं. बेसिकली लैटिस एंथैल्पी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज टेक्स प्लेस व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड फॉर्म बाय देयर कंस्टिट्यूएंट आयंस. ठीक है, इज कॉल्ड लैटिस एंथैल्पी. ओके, बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क टू कैलकुलेट. अगर बहुत ही दिक्कत है हमारे लिए कैलकुलेट करना कि जब हम किसी भी क्रिस्टलाइन लैटिस को फॉर्म कर रहे हैं तो उसमें कितना एनर्जी चेंज हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं. तो उसी को हम अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं इन टर्म ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी. क्योंकि जितनी एनर्जी रिलीज हो रही है या एनर्जी चेंज हो रहा है किसी क्रिस्टलाइन लैटिस के फॉर्मेशन में, उतनी ही एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जब हम उसको उसके कंस्टिट्यूएंट आयन में ब्रेक करते हैं. तो यहाँ पे जो लैटिस एंथैल्पी हम पढ़ते इन टर्म ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी. तो इसीलिए हम यहाँ कहते हैं कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक और कंप्लीटली सेपरेट 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड इनटू देयर कंस्टिट्यूएंट गैसियस आयंस. ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लैटिस एंथैल्पी. और एक एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया है. तो लैटिस एंथैल्पी ऑफ सोडियम क्लोराइड कितनी है, 788 किलो जूल पर मोल. क्लियर. नेक्स्ट इज अ बॉन्ड पैरामीटर में आइए. तो हमने कहा था कि 4 चीज़ें हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे आज. बॉन्ड लेंथ करेंगे, उसमें क्या क्या फैक्टर्स को इफेक्ट करते हैं, देन बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एंगल्स एंड द बॉन्ड ऑर्डर. तो फर्स्ट इज द बॉन्ड लेंथ. द बॉन्ड लेंथ इज डिफाइंड एज द एन इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 बॉन्डेड एटम इन अ मॉलिक्यूल. तो व्हाट इज द बॉन्ड लेंथ. किसी भी दो, अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे, देखो ये एक हमारे पास है, तो हमने क्या कहा, ये 2 कंबाइनिंग एटम है. तो कंबाइनिंग एटम के बीच जो दोनों न्यूक्लियस है उनके बीच का डिस्टेंस हमारा क्या कहलाता है, बॉन्ड लेंथ कहलाता है. ठीक है, यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो हमारे पास देखो सिंपल सा एग्जांपल दिखाई भी दे रहा है कि यहाँ पे हमारे पास बॉन्ड लेंथ कितनी आ रही है. इस स्ट्रक्चर को हम गौर से देखें. ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो है दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आ रहा है, 198 पिकोमीटर है. और अगर हम यहाँ पे इन 198 पिकोमीटर और अगर हम उसको हाफ से डिवाइड कर देंगे तो वो उसका रेडियाई निकल जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 99 पिकोमीटर. तो व्हाट इज बॉन्ड लेंथ, द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 बॉन्डेड एटम. यानी ये की एटम है हमारे पास, ये की एटम है, ये दोनों के न्यूक्लियस है, इनके बीच का डिस्टेंस हमारा क्या कहलाता है, बॉन्ड लेंथ कहलाता है. कुछ एग्जाम्पल्स हमारे पास बॉन्ड लेंथ के यहाँ पर है. हमने यहाँ पे पूरी एक टेबल रखी है. जैसे OH बॉन्ड लेंथ है, उसकी बॉन्ड लेंथ कितनी है, 96 पिकोमीटर है. CH में देखेंगे तो कितनी हो जाएगी, कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ 107 पिकोमीटर. नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इज 136 पिकोमीटर. कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ 143 पिकोमीटर. तो ये पिकोमीटर्स में बॉन्ड लेंथ है, अलग अलग है. हाँ, जैसे अब बेसिकली बॉन्ड लेंथ की डेफिनेशन तो उतने टिपिकल नहीं है, बट कुछ फैक्टर्स उसको इफेक्ट करते हैं और ट्रेंड्स पूछे जाते हैं, तो वो हमको पता होना चाहिए कि कौन कौन से फैक्टर जो होते हैं बॉन्ड लेंथ को इफेक्ट करते हैं. हमको बेसिकली ये पता होना चाहिए कि हाउ मेनी फैक्टर्स अफेक्टिंग द बॉन्ड लेंथ. अब अगर हम सबसे पहला फैक्टर लें तो सबसे पहला जो फैक्टर होता है वो साइज होता है. किसका साइज, कंस्टिट्यूएंट एटम का साइज. तो जैसे जैसे जो कंबाइनिंग एटम है उनका साइज बढ़ता जाएगा, बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी. एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम यहाँ पे ले, जैसे अगर हम ले ले HI, HCl, HBr, हमने ये 3 चीज़ें यहाँ पे ली. तो हमको पता है कि जो आयोडीन है उसका साइज जो होता है वो क्लोरीन से बड़ा है और क्लोरीन का साइज जो है वो ब्रोमीन से बड़ा है. ठीक है, सॉरी, ब्रोमीन का साइज जो है वो क्लोरीन से बड़ा है. ठीक है, ये हमारे पास हमको नोन वैल्यूज़ है कि जो साइज होते हैं इसी ऑर्डर में होते हैं कि सबसे बड़ा कौन होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम किसी भी ग्रुप में ऊपर की ओर से नीचे की ओर जाते हैं साइज बढ़ता चला जाता है. तो सबसे बड़ा साइज में कौन होता है, आयोडीन है, उससे छोटा ब्रोमीन है, उससे छोटा क्लोरीन है, उससे छोटा फ्लोरीन है. और सबके सब अगर हम यहाँ पे उनके हाइड्रोजन हैलाइड ले रहे हैं तो सब बॉन्डेड है हाइड्रोजन से, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ इफेक्ट नहीं करता.
ठीक है, यहाँ किसका बॉन्ड लेंथ इफेक्ट करेगा? हैलोजन का। तो इसीलिए अगर हम यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे तो हम कह रहे हैं कि जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा कंबाइनिंग एटम का बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी? बढ़ेगी। तो सबसे बड़ा यहाँ पे साइज में कौन होगा? HI होगा। उससे छोटा हमारे पास कौन होगा? HI HBr। सबसे छोटा यहाँ पे हमारे पास कौन सा होगा? HCl होगा। ठीक है, अगर पिकोमीटर में उसकी साइज भी देखें तो इसकी HI की साइज होती है 161 पिकोमीटर, HBr की साइज हमारे पास है 141 पिकोमीटर एंड HCl की साइज होती है 127 पिकोमीटर। तो आप साइज देख सकते हैं कि साइज में कितना वेरिएशन नज़र आ रहा है ना, 161, 141 एंड 127। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ साइज ऑन द बॉन्ड लेंथ। सेकेंड जो फैक्टर इफेक्ट करता है वो होता है मल्टीप्लिसिटी, यानी प्रेजेंस ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन टू कंबाइनिंग एटम। जैसे जैसे मल्टीपल बॉन्डिंग बढ़ती जाएगी वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ क्या होगी? छोटी हो जाएगी। अब यहीं पे अगर हम इसी टेबल में एग्जांपल में देखें तो देखो, इसी टेबल को गौर से अगर हम देखें तो हमने यहाँ पे हमारे पास C सिंगल बॉन्ड है, फिर C डबल बॉन्ड है और C ट्रिपल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड का देखो पिकोमीटर कितना है? 154 पिकोमीटर है। डबल बॉन्ड हमारे पास कितना आ रहा है? 133 134 पिकोमीटर आता है हमारे पास। ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 134 पिकोमीटर होना चाहिए और ट्रिपल बॉन्ड जो होता है 120 पिकोमीटर होता है। तो जैसे जैसे अब देखो वहाँ बॉन्ड नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ रहे हैं, बॉन्ड लेंथ क्या होती जा रही है? छोटी होती चली जा रही है। थर्ड केस हमारे पास है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन के केस में आप हमेशा याद रखिए कि जैसे जैसे S कैरेक्टर बढ़ेगा, S कैरेक्टर बढ़ने के साथ मल्टीपल बॉन्डिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो जैसे जैसे S कैरेक्टर बढ़ता है बॉन्डिंग में वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ क्या होती है? छोटी होती चली जाती है। यानी अगर हम कोई बॉन्डेड है sp3 है, क्योंकि अब मल्टीपल बॉन्ड कर लो, यानी अगर जैसे हमारे पास है CH बॉन्ड है, फिर CH बॉन्ड है और ये sp3 बॉन्डेड है और ये क्या है? sp2 बॉन्डेड है। तो जो sp2 बॉन्डेड होगा उसका साइज छोटा होगा, sp3 बॉन्डेड जो होगा उसका साइज बड़ा होगा अगर सेम टाइप ऑफ एटम है तो। ठीक है, तो ये है फैक्टर्स अफेक्टिंग द बॉन्ड लेंथ। नेक्स्ट आइए तो बॉन्ड एंगल। तो व्हाट इज द बॉन्ड एंगल? तो बॉन्ड एंगल क्या है? इट इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल containing bonding electron pair around the central atom in a molecule। जो सेंट्रल एटम है उसके अराउंड जो बॉन्डिंग एटम है वो किस एंगल पे एक दूसरे के साथ अरेंज है वो उसका क्या कहलाता है? बॉन्ड एंगल कहलाता है। तो फिर से बोलेंगे, एंगल बिटवीन द लाइन रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ द बॉन्ड्स। ठीक है, द ऑर्बिटल कंटेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल। वन एग्जांपल इज गिवन देयर, वाटर का एग्जांपल हमने लिया। अगर हम बॉन्ड एंगल देख रहे हैं तो यहाँ सेंटर एटम यहाँ पे ऑक्सीजन है, सराउंडिंग एटम्स आर द हाइड्रोजन, और वो जो अरेंज है वो उसमें जो बॉन्ड लेंथ है सॉरी बॉन्ड एंगल है कितना आ रहा है? 104.5 पिकोमीटर। इसके अलावा अगर हम दूसरा बेस्ट एग्जांपल ले तो हमारे पास अमोनिया ले लेते हैं जो हमने बहुत पढ़ा है। तो इसका जो अगर हम बॉन्ड एंगल देखेंगे तो यहाँ बॉन्ड एंगल आता है 107 पिक। ठीक है, कितना आता है? 107 डिग्री आता है। यहाँ 104.5 डिग्री है। कोई और एग्जांपल लेना चाहे, जैसे अगर हम मीथेन ले लेते हैं तो मीथेन का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है। कौन सा स्ट्रक्चर है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। और इस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में अगर हम बॉन्ड एंगल ले तो वो आता है 109 डिग्री एंड 28 मिनट। तो 109.28 डिग्री बॉन्ड एंगल है हमारे पास। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल एक सिंपल सा टॉपिक है। बॉन्ड एंगल को भी काफ़ी फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, लेकिन जब आगे जाके हम VSEPR और हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे कि हाउ मेनी विच फैक्टर्स आर अफेक्टिंग द बॉन्ड एंगल्स। नेक्स्ट हमारे पास जो आती है वो है बॉन्ड एंथैल्पी। क्या है हमारे पास नेक्स्ट? बॉन्ड एंथैल्पी। तो अब बॉन्ड एंथैल्पी की डेफिनेशन देख लो। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स ऑफ द पर्टिकुलर टाइप बिटवीन टू एटम इन द गैसियस स्टेट। सेम एज जो हमने लैटिस एंथैल्पी पढ़ी, बॉन्ड एंथैल्पी इज ऑल्सो जो हम पढ़ते हैं इन टर्म ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड, 1 मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए उसके पर्टिकुलर गैसियस एटम में जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इज कॉल्ड बॉन्ड एंथैल्पी। सम ऑफ द एग्जांपल्स आर हियर। हम कुछ एक छोटे छोटे से एग्जांपल लेते हैं। लाइक हमने यहाँ पे सबसे सिंपल मॉलिक्यूल लिया एज अ हाइड्रोजन। तो जो हाइड्रोजन की बॉन्ड एंथैल्पी है, यहाँ डेल्टा एच होना चाहिए, तो शुड बी डेल्टा एच। तो बॉन्ड एंथैल्पी जो है वो कितनी आ रही है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की है? 435.8 किलो जूल पर मोल। तो बॉन्ड एंथैल्पी ध्यान रखिए, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड, 1 मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी भी अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है वो क्या कहलाती है? बॉन्ड एंथैल्पी कहलाती है।
लेकिन अब हमारे पास बॉन्ड एंथैल्पी जब हम पढ़ते हैं तो हमारे पास दो तरीके के मॉलिक्यूल्स है, एक होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, एक हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है या डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स में बहुत टेंशन नहीं होती हमारे पास। डायटॉमिक में अगर हमने सपोज करो कि H2 ले लिया, O2 ले लिया, Cl2 ले लिया, या Br2 इज देयर एंड HCl और HBr, दे आर द डायटॉमिक मॉलिक्यूल। इन दैट कंडीशन जो डिसोसिएशन एंथैल्पी होगी वो बॉन्ड एंथैल्पी कहलाएगी, क्योंकि दो ही बॉन्ड है, एक ही बॉन्ड है टू एटम्स के बीच में, आपने जितनी भी अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई की उसको तोड़ने के लिए, इज कॉल्ड द बॉन्ड एंथैल्पी। बट इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, जब हम पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में आते हैं तो वी नो डैट कि दे हैविंग मोर देन टू बॉन्ड टू बॉन्ड और मोर देन टू बॉन्ड्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। लाइक इफ यू टेक H2O, तो H2O में हमारे पास यहाँ पे अभी हमने बॉन्ड एंगल देखा, बॉन्ड लेंथ H2 में हाउ मेनी बॉन्ड्स आर देयर, टू बॉन्ड्स आर देयर, वन ये है और सेकंड ये है। ठीक है, तो वहाँ पे जब दोनों बॉन्ड तोड़ेंगे तो वहाँ पे एनर्जी जो आएगी वो डिफरेंट डिफरेंट आएगी। अलग बात है कि दोनों बॉन्ड सेम एटम के बीच में है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है, बट एक बॉन्ड टूटने के बाद जो सेकेंड बॉन्ड को हम तोड़ते हैं उस दोनों की जो बॉन्ड एंथैल्पी आएगी यानी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी आएगी वो डिफरेंट आएगी। ऐसा इसलिए आएगा क्योंकि वहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज चेंज हो गया, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल चेंज हो गया। अगर आयन जो फॉर्म हो रहा है वो ज़्यादा स्टेबल है तो बॉन्ड एंथैल्पी जो नेक्स्ट आती है सेकेंड सक्सेसिव बॉन्ड एंथैल्पी वो हाई होती है। अगर मॉलिक्यूल स्टेबल उतना नहीं है तो जो सक्सेसिव बॉन्ड एंथैल्पी आएगी वो कम आएगी, तो आसानी से क्या करेगा, ब्रेक कर जाएगा। तो जब हम बॉन्ड एंथैल्पी की बातें करते हैं तो बॉन्ड एंथैल्पी में हमको देखना पड़ता है कि जब मल्टी पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर देयर देन दैट कंडीशन कि आप हर बॉन्ड को अलग अलग तोड़ते, एक साथ नहीं तोड़ते, और जब अलग अलग बॉन्ड ब्रेक करते तो उस कंडीशन में उनकी एनर्जी भी आती है, डिफरेंट आती है। अब प्रॉब्लम यह है कि तब हम एक सिंपल बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की टर्म में उसको नहीं पढ़ सकते। तो इन दैट कंडीशन वी आर डिस्कसिंग एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी। तब हम क्या पढ़ते हैं, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी पढ़ते हैं ना। फॉर एग्जांपल इज देयर वाटर इज देयर, हमने यहाँ पे क्या लिया, वाटर लिया। तो वाटर को जब हम यहाँ पे देख रहे हैं तो वाटर में हमने फिर अभी कहा कि वाटर में हमारे पास यहाँ पे क्या है, O है, H है और H है, दो बॉन्ड है हमारे पास यहाँ पे ना। तो जब हम फर्स्ट बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं तो वहाँ पे जो एनर्जी चेंज आ रहा है 502 किलो जूल पर मोल आ रहा है। जब हम सेकेंड बॉन्ड तोड़ रहे हैं तो यानी हमने ये तोड़ा तो 502 आया, फिर सेकेंड बॉन्ड तोड़ेंगे तो कितना आ रहा, 427, दोनों अलग अलग वैल्यू है। तो बॉन्ड एंथैल्पी यहाँ कितनी आएगी, तो अब उस केस में हम हमेशा एवरेज कैलकुलेट करते हैं, हम इसका एवरेज निकाल लेंगे। और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में हमेशा मीन या एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी कैलकुलेट की जाती है। अब इसका हमने एवरेज निकाल लिया तो कितना आ गया, 502 प्लस 427 डिवाइडेड बाई 2, हमारे वैल्यू आ गई 464.5 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, बॉन्ड एंथैल्पी, जो आपको ध्यान रखना है बॉन्ड एंथैल्पी के केसेस पे। अब हम बात करते हैं कि हाउ मेनी फैक्टर्स आर अफेक्टिंग द बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर की बात करेंगे पहले हम बॉन्ड एंथैल्पी के फैक्टर्स डिस्कस कर ले। तो बॉन्ड एंथैल्पी को कौन सा, पहला हमारा जो सबसे पहला फैक्टर है वो साइज है, ये फैक्टर जो है इफेक्ट करता है। दूसरा है मल्टीपल बॉन्डिंग, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, कौन सा है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, ये सेकेंड हमारा केस है। ठीक है, एंड थर्ड है हमारे पास जो सबसे बड़ा केस होता है, नंबर ऑफ लोन पेयर। ठीक है, ये तीन केसेस है हमारे पास जिससे हम कहते हैं कि हाँ उसकी बॉन्ड एंथैल्पी डिपेंड करेगी। या बॉन्ड लेंथ, वो साइज ना कह के हम इसको बॉन्ड लेंथ भी कह सकते हैं। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है बॉन्ड लेंथ क्या हो रही, बढ़ रही है। जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ेगा, तो वहाँ पे उन बॉन्ड को ब्रेक करना क्या होगा, ईजी होगा। तो जैसे जैसे साइज बढ़ता है किसी भी बॉन्डेड एटम के बीच में वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ती है और वहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी घट जाती है। अगर हम कंपैरिजन पहले ही इस ग्रुप को कंपैरिजन जब हमने किया वहाँ पे तो हमने लिया था कि यहाँ पे हमारे पास HF है, फिर क्या है HCl है और क्या है HBr है। तो अगर हम यहाँ बॉन्ड एंथैल्पी की बात करें तो हमने कहा साइज बढ़ने के साथ बॉन्ड एंथैल्पी घटती है, तो सबसे कम बॉन्ड एंथैल्पी किसकी होगी, HBr की, और सबसे ज़्यादा किसकी होगी, HF की। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है ना। सेकेंड है मल्टीपल बॉन्ड, सेम एज, जितने ज़्यादा मल्टीपल बॉन्डेज होंगे उनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी उतनी ही हाई होगी। ठीक है, क्यों होगी, क्योंकि जैसे से वो एक दूसरे के पास आते चले जाएंगे, जैसे से मल्टीपल बॉन्ड बनेगा, तो हमने कहा था बॉन्ड लेंथ घट रही है यानी वो एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो वहाँ बॉन्ड क्या होता जा रहा है, क्लोज आ रहे हैं एक दूसरे के, तो दे आर बिकम टाइटली बॉन्डेड, बॉन्ड स्ट्रांग हो जा रहा है, दे नीड मोर एनर्जी फॉर द ब्रेकिंग, तो ऑब्वियसली उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अगर हम ट्रिपली बॉन्डेड मॉलिक्यूल यानी एन ट्रिपल बॉन्ड एन ले रहे हैं,
फिर हमने क्या लिया, ओ डबल बॉन्ड ओ लिया, तो किसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी, तो एन ट्रिपल बॉन्ड एन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ओ डबल बॉन्ड ओ से क्या होगी, ज़्यादा होगी। आगे बात समझ में। तो ये दो बड़े फैक्टर्स, उसके अलावा लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज ऑल्सो अफेक्टिंग द बॉन्ड एंथैल्पी। नेक्स्ट इज द बॉन्ड ऑर्डर। व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर? ठीक है, अब हम जब लुईस रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, हमने कहा कि इन द लुईस डिस्क्रिप्शन, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर है। इन द लुईस डिस्क्रिप्शन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, द बॉन्ड ऑर्डर इज गिवन बाय द नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम इन अ मॉलिक्यूल्स, कि हाउ मेनी नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन द टू एटम इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। लाइक इन द H2 हाइड्रोजन में हम देखेंगे तो हमारे पास शेड पेयर कितने होते, एक, यानी हमारे पास यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 1 होगा। O2 में अगर हम देखें तो हाउ मेनी बॉन्ड्स आर देयर इन द O2, O डबल बॉन्ड O, तो हेयर विल बी द बॉन्ड ऑर्डर इज 2। इन द सेम वे नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हाउ मेनी इन द नाइट्रोजन इज द 3, तो ट्रिपल बॉन्ड इज देयर, सो द बॉन्ड ऑर्डर विल बी 3। ठीक है, तो अगर हम सिंपल वे में कह रहे हैं कि बॉन्ड ऑर्डर क्या है, नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द एटम इन अ मॉलिक्यूल और द नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सेकेंड वन, हम यहाँ कहते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर क्या सबसे मेन इफेक्ट डालता है, तो द स्टेबिलिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन बॉन्ड ऑर्डर। स्टेबिलिटी जो होती है बॉन्ड ऑर्डर पे डिपेंड करती है। हमने क्या लिखा, विथ इंक्रीज इन द बॉन्ड ऑर्डर द बॉन्ड एंथैल्पी इंक्रीजेज एंड द बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेज। जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ेंगे, बॉन्ड लेंथ घटेगी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बढ़ जाएगी। तो ग्रेटर द बॉन्ड ऑर्डर, ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द बॉन्ड, ग्रेटर इज द एंथैल्पी। ठीक है, ग्रेटर द बॉन्ड ऑर्डर, शॉर्टर इज द बॉन्ड लेंथ। ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, तो दे आर कॉल्ड बॉन्ड पैरामीटर्स। क्या कहलाते हैं ये सबके सब जो अभी आज हम लोगों ने डिस्कस किया, दे आर कॉल्ड बॉन्ड पैरामीटर्स। थैंक यू।